अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, कैन यू हेयर मी? अस्सलाम वालेकुम। ये प्लीज स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर दें। हाँ, क्या हाल है आप लोगों का? पढ़ाई कैसी हो रही है? बच्चों, आप लोगों के जो एग्जाम्स है ना वो होपफुली टाइम पर हो जाएंगे, ठीक है? सो प्लीज बी सीरियस एंड पढ़ना शुरू कर दो, राइट? बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्जाम जो हैं वो टाइम पर ही हो जाएंगे, इसलिए रिलैक्स होके नहीं बैठो और पढ़ो, ठीक है? अच्छा, सो तो तैयारी नहीं है तो बेटा आप करो तैयारी, पढ़ोगे तो तैयारी होगी ना, बगैर पढ़े तो नहीं तैयारी होगी। ऑनलाइन लेक्चर्स खाली लेने से तो कोई तैयारी नहीं होगी ना, टेस्ट भी तो आपके साथ हो रहे हैं, आप टेस्ट से तैयारी हो जाती है। डेली अगर आप सिर्फ लेक्चर ध्यान से सुन लोगे तो उसके 50% तैयारी तो तभी हो जाती है अगर आप अपना लेक्चर ध्यान से सुनोगे, ठीक है? टेस्ट भी होंगे बेटा, टेस्ट कम हो रहे हैं लेकिन होंगे टेस्ट भी इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा जी, सो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने कल डिस्कस किया था जो पार्ट्स हमारे रह गए थे डिस्कशन के लिए, ठीक है? जैसे थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है? दीज पार्ट्स व्हिच वर लेफ्ट, तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि थैलेमस के हमने क्या फंक्शन थे। तो थैलेमस का रोल है आपके सेंसरी सिस्टम में भी, मोटर सिस्टम में भी और लिम्बिक फंक्शंस में भी। लिम्बिक फंक्शंस का मेनली रोल है इन योर इमोशनल एंड बिहेवियर ऑफ योर इमोशनल एंड बिहेवियर पैटर्न्स में इसका इन्फ्लुएंस है। एंड देन इम्पोर्टेंट बात यह कि थैलेमस इज अ गेटवे, ठीक है, इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन व्हेन दे रीच देयर दे आर प्रोसेस्ड एक्सेप्ट द olfactory sensations, ठीक है? सो आपको कल मैंने बताया था कि देयर आर सो मेनी न्यूक्लियाई इनसाइड द थैलेमस, ठीक है? सो जो ऊपर ब्रेन को जो सेंड जा कर रहे हैं सिग्नल्स वो मिडलाइन और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई हैं। जो सेंसरी पाथवे जो इन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं आके वो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, और सम न्यूक्लियाई दे आर कंट्रोलिंग द मोटर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है? ये आपका थैलेमस है, ये आपका लेफ्ट थैलेमस है, ठीक है? ये आपका राइट थैलेमस है, और ये सारे जो हैं आपके न्यूक्लियाई हैं जो इसमें इतने अच्छे समझ में नहीं आ रहे, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये आपका थैलेमस है, ये मीडियल साइड है, लेटरल साइड है, ये एंटीरियर साइड है। ये जो वाई पोर्शन है ये इसका ये ग्रे वाइट फाइबर्स है, और ये न्यूक्लियस जो है थैलेमस इटसेल्फ जो है वो आपका ग्रे पोर्शन है ब्रेन का, और यहाँ पे इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई भी पड़े हैं कुछ, ठीक है? सब न्यूक्लियाई का फंक्शन जो है वन बाय वन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेंसरी सिस्टम में आपने सारे न्यूक्लियाई पढ़े हैं कि कौन सा ट्रैक जो है कौन से थैलेमिक न्यूक्लियाई पे जाके एंड करता है, ठीक है? सो दीज आर ऑल द न्यूक्लियाई यू शुड नो, राइट? राइट, सो और थैलेमस में एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स भी हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन्स भी हैं, इसमें ग्लूटामेट है, और इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड है, ठीक है? और फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्ट्स एज द रिले स्टेशन, ठीक है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ऑल सेंसरी इनपुट ऑन इट्स पाथवे टू द कॉर्टेक्स, ठीक है? एंड देन it screens out insignificant signals, जो signals which are not important तो वो उनको screen out कर देता है, and only important signals, appropriate signals, they are being relayed to the cerebral cortex, ठीक है? और दूसरी important function ये है कि it is responsible for directing the attention to the stimuli of interest, ठीक है? Then the thalamus is also responsible for the crude awareness of various type of sensation, ठीक है?
एक तो आपकी फाइन सेंसेशंस है ना, फाइन सेंसेशंस क्या होती हैं जिसमें आपको पता होगा जी इंटेंसिटी स्टिमुलस से कितनी है, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, ठीक है, वो होती है आपकी फाइन सेंसेशन। क्रूड सेंसेशंस वो होती हैं जिसके बारे में यू आर अवेयर दैट्स यू आर अवेयर देयर इज पेन, ठीक है, आपको पता है कि पेन है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वे पेन किस जगह पे है और पेन की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। And some degree of consciousness, yes, also resides here, is very important, ठीक है। And thalamus also plays an important role in motor control, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स हैं, यानी कि सिग्नल जो है थैलेमस से कॉर्टेक्स में जाते हैं और कॉर्टेक्स से थैलेमस में जाते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो बन रही हैं वो उनमें भी थैलेमोकॉर्टिकल फाइबर्स का रोल है, ठीक है। ये आपके प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका वेरियस थैलेमस के थैलेमिक सिंड्रोम, ठीक है। फिर थैलेमिक सिंड्रोम आपको पता होना चाहिए, एनेस्थीसिया क्या, यू डोंट फील एनी सेंसेशन। स्टीरोग्नोसिस क्या होती है, you are unable to if you have something is placed in your hand and your eyes are closed, you are unable to tell what is in your hand. Amorphosynthesis क्या होती है, complex objects when you don't know about the complexity of the object, details नहीं बता सकता, if something is placed in your hand you cannot tell about the details of the sums of the thing. फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट, बिकॉज थैलेमस आपका सेरिबेलम से भी लिंक्ड है, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो जाती हैं, एथिकोसिस हो जाती है, कोरिया हो जाती है, इंटेंशन ट्रेमर्स हो जाते हैं। और क्योंकि मोटर कंट्रोल से भी, मोटर सिस्टम से भी कनेक्टेड है आपका थैलेमस, तो फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट एंड हाइपर एक्सटेंशन ऑफ ऑल फिंगर्स हो जाती है थैलेमिक सिंड्रोम में इफ द थैलेमस इज नॉट फंक्शनिंग, ठीक है। अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया था कल रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, एक्टिवेटिंग गायब है, आई एम सॉरी, कल भी मैं इसको डालना भूल गई थी, ठीक है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है, आपके ये मिड ब्रेन और बॉन्स के लेवल पे पड़ा हुआ है। ये जो पिंक पिंक कलर का है ये आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो कि प्रोजेक्ट करता है इनटू द थैलेमस, और फिर थैलेमस से सारे जो सिग्नल्स है ना वो स्प्रेड कर जाते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के इनटू योर कॉर्टेक्स, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसाइनेप्टिक पाथवे जिसकी प्रोजेक्शन जा रही है टू इंट्रालेमिनर एंड रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस, राइट। रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस और इंट्रालेमिनर न्यूक्लियाई को जा रही है, वहां से फिर वो प्रोजेक्ट करती हैं इनटू ऑल द नॉन स्पेसिफिक एरियाज टू कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसके अंदर सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये जो आपका थैलेमस है ना, सॉरी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, इट इज गेटिंग सिग्नल्स फ्रॉम ऑल द असेंडिंग ट्रैक्स जिसमें जो सेंसरी पाथवेज है, ठीक है। सेंसरी पाथवे सिग्नल्स आ रहे हैं और फिर ये प्रोजेक्ट हो रहा है इंटरलैमिनर और रेटिकुलर न्यूक्लियाई में, यहाँ से फिर आगे ये प्रोजेक्ट होते हैं सारे आपके ब्रेन के अंदर, आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये देखो, ये आपको एक और डायग्राम बड़ा अच्छा सा दिखा दिया मैंने। फिर फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इट कंट्रोल्स ओवरऑल डिग्री ऑफ कॉर्टिकल अराउजल, अलर्टनेस एंड वेकनेस, ठीक है। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम स्टिमुलेट करके रखता है आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को, एक्टिवेट करके रखता है, ठीक है। दूसरे इट हैज द एबिलिटी टू डायरेक्ट अटेंशन टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स, राइट। एंड द सेंटर्स दैट गवर्न स्लीप आर आल्सो प्रेजेंट इन द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरे इसके अंदर एरियाज हैं व्हिच आर कंट्रोलिंग योर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन, राइट। फिर इसके अंदर जो एरिया है बल्बो रेटिकुलर फैसिलिटेटरी एरिया, वो जो है वो आपके कंट्रोल करता है टोन इन द आपके एंटी ग्रेविटी मसल्स में, ठीक है, बाय स्टिमुलेटिंग द गैमा मोटर न्यूरॉन्स, राइट। उसके बाद इसके अंदर आपका जो है इसके उसे बताया कि थैलेमस के अंदर स्मॉल न्यूरॉन्स भी हैं और लार्ज न्यूरॉन्स भी हैं, और जो स्मॉल न्यूरॉन्स हैं वो देर तक स्टिमुलेट करके रखते हैं, लॉन्ग टर्म में एक्साइटेबिलिटी करते हैं कॉर्टेक्स के जो स्मॉल लार्ज न्यूरॉन्स हैं वो एक्साइट करते हैं थैलेमस को, लेकिन दे एक्साइट थैलेमस फॉर ओनली फ्यू मिली सेकंड्स, राइट। फिर इसके अंदर आपका रेटिकुलर इनहिबिटरी एरिया भी है इन द लोअर ब्रेन स्टेम, ठीक है, वो इट इनहिबिट्स द एक्साइटेटरी एरिया, ठीक है, बाय रिलीजिंग सेरोटोनिन, राइट। फिर हमने बताया था कि ब्रेन को आपका जो कॉर्टेक्स है, आपका ब्रेन सारा स्टिमुलेटेड रहता है, ठीक है, जैसे आपकी वेसोमोटर टोन है, इसी तरह से ब्रेन में भी कॉर्टिकल एक्टिविटी चलती रहती है। तो वो कॉर्टिकल एक्टिविटी दो तरीके से चल रही होती है, एक तो डायरेक्टली नर्वस न्यूरोनल सिग्नल्स हैं जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक्टिवेट रहता है, नंबर 2 न्यूरो हार्मोनल न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, ठीक है।
तो न्यूरोनली कैसे आपका ब्रेन एक्टिवेट रहता है कि आपका जो सेंसरी सिग्नल्स जो आपके आ रहे हैं फ्रॉम द पेरिफेरी वो आपके वाया योर थैलेमस आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करके रखते हैं, ठीक है। नंबर 2, आपके कॉर्टेक्स के अंदर भी जो आपके ये जो कॉर्टेक्स है इसके अंदर अगर कोई थॉट प्रोसेस चल रहा है या आपका यू आर डूइंग सम मोटर एक्टिविटी तो भी आपके सारा जो ब्रेन है जो आपका वहाँ पे कॉर्टिकल एक्टिविटी जो है वो परसिस्ट करती है, ठीक है। सो अगर उसने फिर आपको मैंने कल ये भी बताया था कि अगर ब्रेन स्टेम को आप कट कर दोगे सेंसरी सिग्नल्स भी जो है वो सेंसरी सिस्टम्स भी जो हैं वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। तो अगर आप सेंसरी लेवल से अबव यानी ट्राइजेमिनल लेवल के अबव आप अगर कट करोगे ब्रेन को तो पेशेंट विल गो इनटू कोमा, ठीक है, राइट। सो फिर ये आपके डिफरेंट न्यूरो हार्मोनल कंट्रोलिंग एक्टिविटी थी ब्रेन की, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये आपको बस पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे इनका क्या एक्शन है, ठीक है। विल नॉट गो इनटू डिटेल, राइट। ये देखो सब्सटेंशिया नाइग्रा है, ये आपका डोपामिन रिलीज कर रहा है और ये आपका जो है सेरोटोनिन जो है ये न्यूक्लियस ऑफ रेफर रिलीज कर रही है, ठीक है। और लोकस सेरिलियस जो है वो एपिनेफ्रिन रिलीज कर रही है। ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अलावा भी बहुत सारे हैं विच वी विल नॉट डिस्कस दैम इन डिटेल, ठीक है। अच्छा, सो हमने बात कर ली थैलेमस के बारे में, हमने बात कर ली आपके रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम के बारे में। अब हम बात करेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है, अब आप लोगों ने न्यूरो एनाटॉमी तो की नहीं हुई, आई एम सरप्राइज से मतलब क्यों नहीं की आपने। इट लाइज इन द एंटीरियर पोल ऑफ द टेम्पोरल लोब, ठीक है। ये एनाटॉमी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम का मतलब होता है बॉर्डर, ठीक है। इट बॉर्डर स्ट्रक्चर्स अराउंड द बेसल रीजन्स ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। सो पता होना चाहिए कि जी एंटीरियर पोल ऑफ टेम्पोरल लोब में पड़ा हुआ है, ठीक है। और लिम्बिक सिस्टम का मतलब है बॉर्डर, राइट, एंड इट बॉर्डर्स द स्ट्रक्चर्स अराउंड द बेसल रीजन्स ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके, बिहेवियर, इमोशन, मोटिवेशनल ड्राइव एंड वेजिटेटिव फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस क्या हैं इसके, इट कंट्रोल्स बिहेवियर, इमोशन, मोटिवेशनल ड्राइव एंड वेजिटेटिव फंक्शंस, ठीक है। तो अभी तक तो आपने जो कुछ पढ़ा है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया पढ़ लिया, सेरिबेलम पढ़ लिया, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी पढ़ लिया, थैलेमस भी पढ़ लिया, इसमें कहीं भी आपके जो बिहेवियर और इमोशन का जिक्र नहीं आया। तो बिहेवियर आपका जो इमोशन है और जो आपकी मोटिवेशनल ड्राइव है, ड्राइव टू डू समथिंग, वो जो है ना दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम की हेल्प कौन कराता है आपकी, वो करवाता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस एक्चुअली हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द लिम्बिक सिस्टम का जो इमोशनल और बिहेवियर पैटर्न है, ठीक है। So limbic system is controlling your behavior, your emotional, your motivational drive and vegetative function, ठीक है। So अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपके वेजिटेटिव फंक्शंस क्या है। ये जनाब आपका मुझे एक अच्छा सा डायग्राम मिला था तो मैंने कहा मैं डाल लूं कि ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, ठीक है। ये बॉर्डर है, ये जो पार्ट है ना दिस इज द लिम्बिक सिस्टम, इसके नीचे आपके कॉर्पस कैलोसम पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो डार्क ब्लू पार्ट है ना ये वाला, दिस इज ऑल योर लिम्बिक सिस्टम के जो सब जो जो जिन एरियाज को सराउंड कर रहा है आपका लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, सब कॉर्टिकल एरियाज, ठीक है। अच्छा, सब कॉर्टिकल एरियाज में क्या है आपका, ये देखो ये आपका एमिगडाला है, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब है, लिम्बिक सिस्टम का बहुत क्लोज एसोसिएशन है विद ऑल्फैक्शन, ठीक है, याद रखो। तो ये आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये देखो मेमोरी बॉडीज हैं, ये आपका एमिगडाला है, ये आपका हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। ये जो एरिया है ये आपका सेप्टम है, ठीक है। तो ये जो है फॉर्निक्स है, ये जो है ये फॉर्निक्स है, ठीक है। अभी मैं आपको तो योर लिम्बिक जो स्ट्रक्चर है उसके दो पार्ट्स हैं, लिम्बिक कॉर्टेक्स है और एक सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो लिम्बिक कॉर्टेक्स जो है वो आपका ये है, ये देखो ये जो है आपका लिम्बिक कॉर्टेक्स है, ये लिम्बिक कॉर्टेक्स है जिसमें सिंगुलेट गायरस है, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस है, अनकस है,
सब क्लोजल गायरस और ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। सो ये देखो ये आपका लिम्बिक कॉर्टेक्स है और ये सब कॉर्टिकल एरियाज हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है ये सब सारे जो गायराएं हैं ना, सब सिंगुलेट गायरस एंड ऑर्बिटो ऑल्फैक्टरी गायरस, ये सारे आपके लिम्बिक कॉर्टेक्स है। और फिर उसके सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स है। अब सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पड़ा हुआ है। सो ये आपका सामने से आप देखना शुरू कर दें तो ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फिर ऊपर सब क्लोजल गायरस है, फिर सिंगुलेट गायरस है, फिर एज यू कम डाउनवर्ड तो देन यू विल हैव पैराहिप्पोकैम्पल गायरस एंड दिस, ठीक है। ये आपका लिम्बिक कॉर्टेक्स है और उसके अंदर आपके सब कॉर्टिकल जो स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं वो पोर्शन ऑफ बेसल गैंग्लिया है, ठीक है। एंटीरियर न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस है, ठीक है। सेप्टल एरिया है, पैराऑल्फैक्टरी एरिया है, हाइपोथैलेमस देखो पूरा पड़ा हुआ है, हिप्पोकैम्पस है और अमिगडाला है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके लिम्बिक सब कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द आपके लिम्बिक सिस्टम को, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, देखो पैराऑल्फैक्टरी का मतलब है इसका कोई ताल्लुक आपके ऑल्फैक्टरी सेंसेशन से डेफिनेटली है, ठीक है। फिर हाइपोथैलेमस, अब जो सारे हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हैं दे आर गवर्न्ड बाय योर जो दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ द योर लिम्बिक कॉर्टेक्स, और इसलिए हाइपोथैलेमस और लिम्बिक कॉर्टेक्स के जो फंक्शंस हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आपका एंटीरियर न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस भी पड़ा हुआ है, बेसल पोर्शन ऑफ बेसल, थोड़ा सा पोर्शन बेसल गैंग्लिया का भी पड़ा हुआ है, हिप्पोकैम्पस है और आपका अमिगडाला है, ठीक है। अच्छा, अब ये आपको से पता होना चाहिए कि यस टेम्पोरल पोर्शन पड़ा हुआ है, और ये जब आप एनाटॉमी पढ़ोगे ना तो ये गायराए जो है ना आपको पता होना चाहिए, और अंदर क्या पड़ा हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस है, एंटीरियर न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस है, थोड़ा सा बेसल गैंग्लिया भी है, हिप्पोकैम्पस भी है, अमिगडाला भी है, पैराऑल्फैक्टरी एरिया भी है और सेप्टम भी है, ठीक है। ये देखो एक और डायग्राम है तो मैंने आपको दिखाना चाह रही थी कि ये देखो ये आपका हिप्पोकैम्पस है, ये आपका अमिगडाला है, ये आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ये आपका लिम्बिक कॉर्टेक्स है, और ये जो है ना सब कॉर्टिकल एरियाज हैं, ठीक है। ये आपके सब कॉर्टिकल एरियाज हैं, ये थैलेमस है, और ये देखो ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये आपका थैलेमस है, ठीक है। So it is a limbic cortex को वो paleo cortex भी कहते हैं, which is surrounding the subcortical structure. So there is a two-way communication between limbic subcortical structure and neocortex by the paleo cortex, ठीक है। यानी कि वो ये कह रहा है कि सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स का नियोकॉर्टेक्स के थ्रू कनेक्शन है थ्रू दिस पेलियो कॉर्टेक्स। पेलियो कॉर्टेक्स है, ठीक है। लिम्बिक कॉर्टेक्स को पेलियो कॉर्टेक्स भी कहते हैं। तो लिम्बिक कॉर्टेक्स के थ्रू ये जो सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं दे आर कनेक्टेड टू नियोकॉर्टेक्स, लेकिन ये कनेक्शंस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये कनेक्शंस जो हैं दे आर कनेक्टेड टू द नियोकॉर्टेक्स बट इतने ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर जो है तो टू वे कम्युनिकेशन है, नीचे जो है जो मीडियल फोरब्रेन बंडल है दैट कनेक्ट्स लिम्बिक सिस्टम विद द ब्रेन स्टेम इन रेटिकुलर न्यूक्लियाई, यानी कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो ऊपर आपके नियोकॉर्टेक्स से कनेक्टेड है और नीचे वो कनेक्टेड है आपके जो ब्रेन स्टेम के रेटिकुलर न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जो ब्रेन को जगा के रखते हैं, एक्टिवेट करके रखते हैं, राइट। सो जब हम लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहे हैं तो लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन है कि टू कंट्रोल द इमोशंस, टू कंट्रोल योर बिहेवियर एंड योर ड्राइव टू डू समथिंग एंड वेजिटेटिव फंक्शंस। तो जब हम इन डिटेल हम हाइपोथैलेमस को साथ डिस्कस करेंगे, और हाइपोथैलेमस इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द ऑल द important functions of the limbic system. Hypothalamus, your good old friend, आपने पढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा। एक्चुअली गाइटर में बच्चों बहुत सारी चीजें जो हैं उसने अपने रेलेवेंट टॉपिक्स के साथ डिस्कस कर दी हैं,
अब इस चैप्टर में आप लोगों ने जो मोटी मोटी बातें याद रखनी है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बस माइनर डिटेल्स में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के फंक्शन अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि जी हाइपोथैलेमस क्या फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये देखो एक और अच्छा सा डायग्राम है। ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये आपका हाइपोथैलेमस है, ये थैलेमस है, ठीक है। और ये आप देखो ये क्या है, पिट्यूटरी है, ठीक है, ये इन्फेंटिबुलर स्टॉक है, तो पिट्यूटरी का स्टॉक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये आपका हाइपोथैलेमस है। कितना आपने हाइपोथैलेमस पढ़ा था, हाँ, फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी थैलेमस हम पढ़ते रहे। ये जी थैलेमस के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो अब जनाब सब आप देखते जाओ कि थैलेमस के न्यूक्लियाई काम, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस जीआई को स्टिमुलेट करता है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, प्यूपिलर डायलेशन करता है और शिफ्टिंग करता है, ठीक है। तो पेरिफोरेनिकल न्यूक्लियस जो है वो हंगर को स्टिमुलेट करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है, आपके सेटाइटिस सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है, न्यूरोएंडोक्राइन। फिर ये आपके मेमोरी बॉडीज हैं जो कि फीडिंग रिफ्लेक्सेस यानी लिकिंग ऑफ लिप्स लाइक दिस, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। फिर आर्कुएट न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है, उसका भी एंडोक्राइन न्यूरोएंडोक्राइन कंट्रोल है। फिर लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया है जो नजर नहीं आ रहा है, उसको थर्स्ट और हंगर को शो कर रहा है। फिर ये जी इन्फंडिबुलम है, ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है। सुप्राऑप्टिक आपको याद होगा जो प्रेजेंट रिलीज कर रहा है, आपको ये ऑप्टिक क्याज्मा है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व आ रही है। फिर ये पोस्टीरियर प्रीऑप्टिक एंड एंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरियाज हैं जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करें। ये एरियाज जो हैं वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे हैं, पेंटिंग और स्वेटिंग को भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। फिर बच्चों ये आपका आ गया मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया, ठीक है, ये आपका मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया जो कि ब्लड कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट रेट को कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। फिर आपका ये आ गया जी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, ये पैरावेंट्रिकुलर गुड ओल्ड फ्रेंड, हाँ कितनी जगह हमने पढ़ा था। सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर तो हमने बहुत जगह पढ़े हैं, ठीक है। पैरावेंट्रिकुलर जो है वो रिलीज करा रहा है दो चीजें, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, और दूसरे वाटर की कंजर्वेशन बाय रिलीजिंग एडीएच, ठीक है। तो सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर तो कितने दूर दूर पढ़े हुए हैं, ये सुप्राऑप्टिक है और ये आपका पैरावेंट्रिकुलर है, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या इसमें से याद करना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ आपके सामने के लिए दिखा दिया है। एक्चुअली जो हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई हैं उनके ऊपर रिसर्च अभी भी चल रही है, ठीक है। तो अब मगर अभी जितनी एरियाज को उन्होंने स्टिमुलेट किया है, जितने एरियाज को उनको पता चल सका है कि जब these areas are performing these functions, तो वो they still were not very sure के और what else functions of hypothalamus are there, ठीक है। ये देखो आपके ये वेंट्रिकल के साथ पड़े पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ये एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, ये पैरावेंट्रिकुलर, ठीक है। फिर ये जी आपके एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये आपका फॉर्निक्स है, ये लेटरल हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई है, ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई है, ठीक है, और ये आपका वेंट्रोमीडियल है, ये आर्कुएट है, ये आपका ऑप्टिक ट्रैक है, ये आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, ठीक है। और ये आप देखो उसके ऊपर आपका पड़ा हुआ है थैलेमस। अच्छा, अब हाइपोथैलेमस की जो सेंडिंग कनेक्शंस टू विच एरियाज, ठीक है, एक तो ये नीचे डाउनवर्ड अपने सिग्नल्स भेज रहा है टू द रेटिकुलर एरियाज ऑफ द मेसेंसेफेलॉन, पॉन्स एंड मेडुल्ला, ठीक है, और वहां से सिग्नल्स देन जाते गो टू द ऑटोनॉमिक नर्वस, ठीक है, पेरिफेरल नर्व्स ऑफ द ऑटोनॉमिक, यानी कि हाइपोथैलेमस नीचे सिग्नल्स भेज रहे हैं आपके ब्रेन स्टेम को, और फिर ब्रेन स्टेम के कौन से पार्ट को, द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो वहां से सिग्नल जा रहे हैं आपके नीचे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ऊपर दे hypothalamus is sending signals to the thalamus as well as to the limbic portions of the cerebral cortex, ठीक है। और तीसरे से कनेक्शंस कहाँ जा रहे हैं, टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमिक इन्फंडिबुलम के वाया इट इज कंट्रोलिंग द secretory functions of the anterior and posterior pituitary, यानी कि हाइपोथैलेमस जो है सिग्नल जो है वो ऊपर भी भेज रहा है,
यानी कि ये जो हाइपोथैलेमस आपका यहाँ मुन्ना सा पड़ा हुआ है ना, ये नीचे ब्रेन स्टेम को के जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग एरिया है ना, दैट पिंक एरिया, उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है और वो फिर आगे नीचे जाके आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। और ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ये आपके फिर थैलेमस को भी स्टिमुलेट कर रहा है, और ये आपके जो आपका था लिम्बिक कॉर्टेक्स उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। ये आपका ये लिम्बिक कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये उसको भी स्टिमुलेट कर रहा है। और ब्रेन स्टेम को कर रहा है, लिम्बिक कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है, और साथ ये देखो इसकी कनेक्शन है आपके पिट्यूटरी के साथ। तो 3 जगह से कनेक्शंस जा रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू इन्फेंडिबुलर स्टॉक, और नीचे ये आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, और ऊपर ये आपके लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। ये कनेक्शंस जा रही हैं इसमें। अब इसके भी वही फंक्शंस हैं जो आपके लिम्बिक सिस्टम के करते हैं, ठीक है। इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं पता चल सकती हमको, लेकिन जैसे कि जो हाइपोथैलेमस इट इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। It is controlling the vegetative functions, it is controlling the endocrine functions, and it is controlling the behavior functions. अब vegetative functions क्या होते हैं? Vegetative functions वो होते हैं, आप एक पढ़ सुनो, अगर बंदा वेजिटेबल पड़ा हुआ है जी, उसकी ब्रेन डेथ हो गई है और बंदा लेमन लैंग्वेज है, क्योंकि बंदा जो है वो वेजिटेबल पड़ा हुआ है। तो वेजिटेबल क्या होता है? यानी इसका हार्ट रेट चल रहा है, वो सांस ले रहा है, लेकिन he is unable to move his hand or feet, और उसका जो he cannot speak। तो वेजिटेटिव फंक्शंस जो है ना वो आपके ये फंक्शंस हैं, यानी कि आपके कंट्रोलिंग ऑफ हार्ट, कंट्रोलिंग ऑफ रेस्पिरेशन, कंट्रोलिंग ऑफ जीआई फंक्शंस, ठीक है। सो हाइपोथैलेमस के फंक्शन भी वेजिटेटिव फंक्शंस भी हैं, एंडोक्राइन फंक्शंस भी हैं, और बिहेवियरल फंक्शंस, ठीक है। एंडोक्राइन फंक्शंस आप लोग कर चुके हो, उतनी इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी भी आप सब कुछ सारे फंक्शंस कर चुके हो, ठीक है। सो अब उससे अगर आपको इकट्ठे एक सवाल आ जाता है ना कि क्या फंक्शंस हैं आपके हाइपोथैलेमस के, तो फिर आप उसमें बताओगे कि पोस्टीरियर एंड लैटरल हाइपोथैलेमस जो है वो इंक्रीज करते हैं आर्टेरियल प्रेशर और हार्ट रेट, ठीक है। प्री ऑप्टिक एरिया जो है वो डिक्रीज करता है आर्टेरियल प्रेशर और हार्ट रेट, ठीक है। जो कुछ कहानियां लिखी हुई है ना, बस उसमें से आपने जो मैंने आपको पिन पॉइंट की हुई है ना, बस आपने उतनी ही पढ़नी है, उतनी ही याद रखनी है, ठीक है। कहानियों में नहीं जाना, इस चैप्टर में कहानियां बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक सी चीजें बस आपने याद रखनी है। कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर्स इन रेटिकुलर रीजन्स ऑफ द पोन्स एंड मेडुला, ठीक है। यानी कि ये जो है ना कंट्रोल करेगा एक्चुअली जहाँ पे ये हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है ना, आपको याद है जब हमने आपको पढ़ाया था, याद करो, अक्यूट कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर, तो हमने बताया था कि आपका जो हाइपोथैलेमस है वो आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो है ना आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को यहाँ पे जो थैलेमस पड़ा हुआ है वो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और उसके साथ ही आपका सॉरी, ये आपका वेजोमोटर सेंटर जो मेडुला में पड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो वो उसको भी आपके मेडुला के वेजोमोटर सेंटर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इंटीरियर पोर्शन जो हाइपोथैलेमस का और जो प्री ऑप्टिक एरिया है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बस इतना इतना सा याद करना, आपने बहुत लंबी चौड़ी कहानियों में नहीं जाना है, ठीक है। एंटीरियर पोर्शन हाइपोथैलेमस का, और ये आप जब आप पढ़ रहे थे, जब स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर किया था, तब भी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। प्री ऑप्टिक एरिया और इंटीरियर पोर्शन ऑफ हाइपोथैलेमस जो है वो आपका कंट्रोल, इट इज कंट्रोलिंग, it is regulating your body temperature, ठीक है। and it also controls the increase and decrease temperature in the blood. कौन सा portion? Anterior portion of the hypothalamus and the preoptic area, right? उसके बाद हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर। कैसे कर रहा था बॉडी वाटर रेगुलेशन, बताओ। अब आपको मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछती सवाल। याद है कि हमने जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कर रहे थे और लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ आर्टेरियल प्रेशर पढ़ रहे थे, तो क्या था, इवन किडनी में भी हमने हर जगह पढ़ा के जो हाइपोथैलेमस जो है उसमें ऑस्मोरिसेप्टर्स है, ठीक है। ऑस्मोरिसेप्टर्स पढ़े में, जब ऑस्मोरिसेप्टर्स की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो दो काम होते हैं। एक तो काम क्या होता है कि थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो जाता है, ठीक है।
जब थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो व्हाट विल हैपन, सेंसेशन ऑफ थर्स्ट विल अराइज, ठीक है, व्हिच विल मेक द एनिमल और द पर्सन ड्रिंक वाटर, ठीक है। दूसरा, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है दे कंट्रोल द एक्सक्रीशन ऑफ वाटर इनटू द यूरिन, ठीक है, सुप्राऑप्टिक भी और पैरावेंट्रिकुलर भी, ठीक है। तो बेसिकली बॉडी का जो बॉडी वाटर का जो रेगुलेशन है वो आपका हाइपोथैलेमस का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो whenever there is increase in osmolarity तो आपके थर्स्ट सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, दूसरे आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द सुप्राऑप्टिक एंड द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है। फिर ये जो उसने बताया है सब आपको पता होना चाहिए, ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है, न्यूरॉन्स और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई स्टिमुलेट हो जाते हैं, रिलीज ऑफ एडीएच होता है, दे एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी टू कॉज इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, decrease loss of water into the urine, bringing the concentration of the body fluids back towards normal. ये सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाइपोथैलेमस के सारे फंक्शंस आपने हर जगह पढ़े हुए हैं, तो ये एक ब्रीफ से रिव्यू है, बल्कि इनको एक जगह कंसोलिडेट कर दिया है सारे फंक्शंस को, ठीक है। तो बेसिकली आपके वेजिटेटिव फंक्शंस हैं, बिहेवियर को कंट्रोल करा फंक्शंस और एंडोक्राइन फंक्शंस। अच्छा, फिर जनाब साहब यूट्राइन कंट्रैक्टिलिटी को कंट्रोल करता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी oxytocin is produced, secreted, which will promote labor contraction and expel the baby, ठीक है। ऑक्सीटोसिन भी रिलीज हो रही है आपके पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से, और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से आपका एडीएच भी रिलीज होता है, ठीक है। फिर मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम द ब्रेस्ट। अब देखो आपका हाइपोथैलेमस कितने काम कर रहा है, ठीक है, मुन्ना सा पार्ट है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 ग्राम तक साइज है। So it is responsible ejection of milk from the breast, ठीक है। कैसे, ये भी आपने पढ़ लिया है। Baby, when the baby suckles the mother's breast, what will happen? Signals will go to the posterior hypothalamus paraventricular nuclei. Oxytocin will be released, and this will cause contraction of the myoepithelial cells surrounding the alveoli of the breast, ठीक है। And then milk is expressed through the nipples, and the baby can nourish itself, right? सो ये आपका फंक्शन हो गया इंजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड फीडिंग रेगुलेशन, राइट। अब खाने पीने की बात कर लेते हैं, हाँ, कि खाना पीना कैसे कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। लेटरल हाइपोथैलेमिक एरिया जो है दैट विल स्टिमुलेट द फीडिंग सेंटर। फीडिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, आपको भूख बहुत लगेगी, ठीक है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई जो है वो स्टिमुलेट करते हैं सेटाइटी सेंटर को। सेटाइटी सेंटर का क्या मतलब है कि सेटिस्फाई होना, कि जी भूख खत्म हो गई, भूख नहीं लग रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सेटाइटी सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो क्या होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है, यू विल नॉट फील हंग्री। फिर आपकी जी मेमोरी बॉडीज हैं, ठीक है। मेमोरी बॉडीज का काम क्या है, लिकिंग लिप्स एंड swallowing रिफ्लेक्सेस, ठीक है। सो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फीडिंग एंड रेगुलेशन को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पानी की वाटर इनटेक को तो कर ही रहा था कंट्रोल, वो आपके खाने पीने को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। यानी ये फीडिंग सेंटर्स हैं, अगर फीडिंग सेंटर्स आप हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेट कर दोगे तो क्या होगा, आपको भूख बहुत लगेगी, ठीक है। तो जिनको भूख बहुत लगती है इसका मतलब है कि उनके हाइपोथैलेमस का फीडिंग एरिया जो है ना सेंटर, वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हुआ, ठीक है। वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस जो है वो स्टिमुलेट कर रहा है आपके सेटाइटी सेंटर को, ठीक है। यानी कि अगर आपका सेटाइटी सेंटर स्टिमुलेटेड रहता है तो देन यू डोंट फील हंग्री, ठीक है। फिर मेमोरी बॉडीज जो है वो लिकिंग लिप्स और swallowing रिफ्लेक्स में उनका रोल है, ठीक है। ये जी आपका हाइपो, अब आ गया, ये तो सारे फंक्शन हो गए ना आपके खाने पीने से ताल्लुक जो है, वाटर से इंजेक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, रेगुलेशन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, फिर आपका वाटर का रेगुलेशन है, फिर टेम्परेचर की रेगुलेशन है, फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की रेगुलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके एंडोक्राइनल फंक्शंस, ठीक है। ये देखो, ये आपका ये जो है आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोफिजियल स्टॉक है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। एक और डायग्राम है ब्लड वेसल्स का, देखो कि जो
ब्लड वेसल्स आपके ऊपर हाइपोथैलेमस से होती हुई आपकी, देखो ये आपकी मेमोरी बॉडी है जो लिकिंग और सॉलिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, ये मेमोरी बॉडी है, ये आपके ऑप्टिक कियास्मा है, ठीक है। ये देखो आपकी ब्लड फ्लो जो है वो आपके हाइपोथैलेमस से फ्लो करता हुआ आपके इनफंडिबुलर स्टॉक से होता हुआ हाइपोथैलेमिक हाइपोथैलेमिक पोर्टल से होता हुआ इट एंटर्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि यहाँ से वाया ब्लड, यहाँ से हार्मोन रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से, तो वाया ब्लड दे विल एंटर द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एडीएच हार्मोन जो है बनता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रल न्यूक्लियाई में जो आपका हार्मोन है वो बन रहा है, ठीक है, और वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। जब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी तो वो सिग्नल जाएंगे और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो रिलीज कर देगी आपके हार्मोन। और कौन कौन से हार्मोन्स आपके रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से, चलो बताना शुरू हो जाए, 1 2 3। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, आपके ये हाइपोथैलेमस के फंक्शंस हैं आपके। हाँ जी, सो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, what is it doing, it is stimulating the secretion of thyroid stimulating hormone and prolactin peptide। कितना इंपॉर्टेंट है, छोटा सा हाइपोथैलेमस है लेकिन आप फंक्शंस देख लो कि अगर हाइपोथैलेमस नहीं होगा तो थायराइड हार्मोन ही नहीं बनेगा और सारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म विल कम टू एन एंड। फिर आपको कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, विच कॉजेज रिलीज ऑफ एसीटीएच, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है वो रिलीज नहीं होगा, ठीक है। फिर ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा तो वो जाके आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से कॉज द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब इसका मतलब है कि ग्रोथ भी जो है आपके हाइपोथैलेमस के डिपेंडेंट है। फिर ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन है, ठीक है, इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, अगर ग्रोथ हार्मोन की रिलीज इनहिबिट नहीं होगी तो आप बहुत ज्यादा ग्रो कर जाओगे, ठीक है, यानी कि सी यू आर सो मच डिपेंडेंट अपॉन द हाइपोथैलेमस, ठीक है। सोमैटोस्टेटिन भी रिलीज हो रही है यहाँ से। फिर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, विच कॉज रिलीज ऑफ एलएच एंड एफएसएच। तो एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं होगी तो आपके सारे जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। फिर डोपामिन या प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, ठीक है, तो अब ये भी फंक्शन है इंपॉर्टेंट, राइट। एक सेकेंड बच्चों में आपके साथ स्टॉप शेयर करने लगे। वो मैं एक्चुअली आपके उसी पे चली जाती हूँ तो भाई मेरा बंद हो जाता है, मुझे समझ में आ गई है। हाँ, तो यानी कि आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, आपके जो स्ट्रेस हार्मोन की जो रिलीज है, आपकी जो ग्रोथ है बॉडी की, फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस हैं, ठीक है, लैक्टेशन के फंक्शंस हैं, बर्थ ऑफ द बेबी ड्यूरिंग लेबर, आपका जो फीडिंग सिस्टम है, आपका जो वाटर का कंट्रोल है इन द बॉडी, योर हार्ट रेट, योर blood pressure, arterial pressure, all these functions they are controlled by your hypothalamus। देखा आपका hypothalamus कितना important है। अच्छा जी, सो अभी हमने बिहेवियर वाली तो बात ही नहीं की ना, अभी तो हमने सिर्फ वेजिटेटिव फंक्शन से बात की है, ठीक है, कि ये सारे फंक्शंस वेजिटेटिव हैं, ठीक है। जो रिलीज ऑफ एंडोक्राइनल हार्मोन्स, ठीक है, एंडोक्राइनल रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से, आपका फीडिंग सेंटर्स एंड आपके वाटर रेगुलेशन सेंटर्स, और आपका प्रोलैक्टिन से जो ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हो रही है उससे जो आप लैक्टेशन हो रही है, फिर और आपका बर्थ ऑफ द बेबी जो ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही है, और आपका हार्ट रेट और आपका ब्लड प्रेशर, ये सारे जो है ना
फंक्शन जो आ जाते हैं आपके वेजिटेटिव फंक्शंस में, ठीक है, वेजिटेटिव और एंडोक्राइन फंक्शंस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जी बिहेवियरल फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। अच्छा, लेटरल हाइपोथैलेमस का हमने फंक्शन पढ़ा था थर्स्ट एंड फीडिंग, ठीक है। ये नहीं कि अगर लेटरल हाइपोथैलेमस को आप स्टिमुलेट करेंगे तो आपको प्यास लगेगी और आपको भूख लगेगी, ठीक है। और क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, रेज एंड फाइटिंग। यानी कि लेटरल हाइपोथैलेमस जो है ना, अगर उसको आप ज्यादा स्टिमुलेट कर दोगे तो प्यास तो लगेगी और भूख भी लगेगी, ठीक है, लेकिन ओवरऑल आपको एक्साइटेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, यू विल बी इन एक्सेसिव रेज, गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आ जाएगा, यू विल टेंड टू फाइट, ठीक है। वैसे भी आपको पता है जब प्यास लग रही होती है और भूख लग रही होती है तो आपको सो गुस्सा भी बहुत आ रहा होता है, कम से कम मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। तो मैं सबको ये कहती हूँ जब मैं घर आती हूँ कि भाई मुझे खाना फौरन खिला दिया करो, मुझे मुझे भूख लग रही होती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा तो आप बच्चे वैसे भी कहोगे मैडम, अब जब हम आपको पढ़ के नहीं सुनाते हैं और आपको हम तंग करते हैं लेक्चर में तो भी मैडम को यस बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने की बहुत सारी वजह है, लेकिन लेटरल हाइपोथैलेमस जो है वो आपके थर्स्ट को भी कंट्रोल कर रहा है, आपकी फीडिंग को भी कंट्रोल कर रहा है और आपके ओवरऑल इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी, रेज और फाइट एंड टेंडेंसी टू फाइट वो भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जो मीडियल न्यूक्लियस है, इनके जो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस है वो सेटाइटी और ट्रैंक्विलिटी को कंट्रोल करता है। यानी कि सेटाइटी का मतलब है बहुत ज्यादा भूख ना लगना, और ट्रैंक्विलिटी में क्या होता है आपको ये सुकून से रहते हैं आप, ठीक है। तो वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस को आप स्टिमुलेट करेंगे तो बंदे को भूख भी नहीं लगेगी और सुकून से रहेगा। जो पेरीवेंट्रिकुलर जोन है, ठीक है, वहां पे फियर के जोन है, फियर और पनिशमेंट रिएक्शंस हैं, राइट। जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल ड्राइव। अच्छा, बस इससे ज्यादा नहीं आपके बच्चों को पढ़ना है और ना याद करना है, ठीक है। लेटरल हाइपोथैलेमस आप याद रखो थर्स्ट को स्टिमुलेट करता है, फीडिंग को स्टिमुलेट करता है। अगर ज्यादा आप उसको स्टिमुलेट कर देंगे तो वो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी एंड यू टेंड टू फाइट। अगर और जो मीडियम साइड का न्यूक्लियस है वो आपकी सेटाइटी और ट्रैंक्विलिटी को कंट्रोल करता है। जो पेरीवेंट्रिकुलर जोन है वो फियर और पनिशमेंट रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। और जो एंटीरियर फिर बचा क्या, लेटरल और मीडियल के बाद क्या, एक लेटरल है, एक मीडियल है और एक पेरीवेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल्स के गिर्द जो जोन है, ठीक है। और जो एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है दे कंट्रोल योर सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। बस इतने से ज्यादा आपको नहीं पढ़ना वहां पे। अच्छा, लेटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस के अंदर रिवॉर्ड सेंटर्स हैं और पेरीवेंट्रिकुलर जोन जो हाइपोथैलेमस का है उसमें है पनिशमेंट है, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, अल्लाह ताला ने भी आपको ना कुरान शरीफ जब आप पढ़ते हो ना तर्जुमे के साथ पढ़ा करो, खुदा के वास्ते कुरान शरीफ जो है बच्चों मतलब के साथ पढ़ा करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पढ़ने का कुरान शरीफ, ठीक है। आपने देखा कि जगह जगह जजा और सजा का तस्वर है, ठीक है, जगह जगह अल्लाह ताला ने इंसान को जजा और सजा का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब वो उतनी बड़ी जजा और सजा है जो कि अल्लाह ने आपके दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस में भी डाली हुई है, ठीक है, कि वो कैसे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। सो लैटरल और वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में रिवॉर्ड सेंटर्स हैं और जो पेरीवेंट्रिकुलर जोन है उसमें है आपके पनिशमेंट सेंटर्स। अब इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाता है, ठीक है, अगर लेटरल हाइपोथैलेमस को आप डैमेज कर देंगे, लेटरल हाइपोथैलेमस आपका ड्रिंकिंग को कंट्रोल कर रहा है, फीडिंग को कंट्रोल कर रहा है और रेज को, ठीक है ना, एक्सेसिव रेज। तो अगर लेटरल को आप डैमेज कर देंगे ना, दोनों दोनों लेटरल को डैमेज कर देंगे तो क्या होगा कि आपका you will not there will be the no desire to drink, there is the loss of desire to eat, और साथ साथ रेज जो है ना और एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी और फाइटिंग की जो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी और बंदा हो जाएगा पैसिव, ठीक है। अगर आप वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई को डैमेज कर दोगे तो
वो सेटाइटी सेंटर को स्टिमुलेट करा था ना, और प्लेसिडिटी थी, पैसिविटी, तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि पर्सन विल स्टार्ट टू ड्रिंक एंड ईट अ लॉट एंड देन ही विल बिकम एक्सेसिवली रेज, ठीक है, टेंडेंसी टू फाइट विल इंक्रीज, ठीक है। तो आप ये हाइपोथैलेमिक लीजन्स करके उन्होंने देखा कि व्हाट हैपेंस अगर लेटरल को स्टिमुलेट करेंगे, तो लेटरल को अगर आप सप्रेस कर देंगे तो लॉस ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग हो जाएगी, पैसिव हो जाएगा बंदा, और अगर वेंट्रोमीडियल को आप स्टिमुलेट करेंगे तो एक्सेसिव ड्रिंकिंग और ईटिंग हो जाएगी और एक्सेसिव रेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करते हैं बच्चों इफेक्टिव सेंसेशंस की। किसी भी बात करते हैं हम इफेक्टिव सेंसेशंस कि जो आपकी जो सेंसरी स्टिमुलाई आते हैं, सेंसरी सिग्नल्स आते हैं आपके पास, टच के, टेम्परेचर के, प्रेशर के, साइट के, हियरिंग के, ऑल्फैक्शन के, उसकी जो इफेक्टिव जो सेंसेशन है ना, उसका मतलब है कि आर दे प्लेजेंट सेंसेशंस और दे आर अनप्लेजेंट सेंसेशंस, ठीक है। क्या हम कहेंगे कि दे आर एसोसिएटेड, आर दे गुड और नॉट गुड, दे आर रिवॉर्डिंग और दे आर पनिशिंग, ठीक है। तो हम इस फीलिंग को हम कहते हैं अफेक्टिव सेंसेशन, यानी जो सेंसरी स्टिमुलाई आ रहे हैं, either they are pleasant or they are unpleasant, ठीक है, और they are rewarding or they are like punishing, ठीक है। अभी तक जो हमने सेंसेशंस की बात की थी कि ये फाइन सेंसेशंस वो होती हैं जिसमें आपको इंटेंसिटी पता हो, आपको लोकेशन पता हो, आपको एक्यूरेसी पता हो कि जी वो कितनी सेंसेशन है, ज्यादा दर्द है, कम दर्द है, कहाँ पे दर्द है, किस टाइप का दर्द है, बर्निंग है, पियर्सिंग है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम देखेंगे जी कि वो सेंसेशन की जो इफेक्टिवनेस कैसी है, ठीक है, वेदर दैट सेंसेशन इज प्लेजेंट और दैट सेंसेशन इज, अगर स्मेल आ रही है आपको, अगर अच्छी स्मेल आ रही है तो आपको पता तो है कि कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, कहाँ से आ रही है, किस चीज की स्मेल है, लेकिन प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट है, फ्लावर की है या कोई गटर की है, ठीक है। तो ये जो फीलिंग है ना, ये आपको हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम से, they are just determining your these sensation। अच्छा, अगर सब सेंसेशन जो है वो पेन की है तो पनिशमेंट है, ठीक है, पनिशमेंट वाली फीलिंग आएगी। और अगर कोई आपको प्यार से आपके सर पे हाथ फेर रहा है तो आपको रिवॉर्डिंग वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो उन्होंने जनाब साहब क्या किया कि कैसे लोकेट किया कि जी रिवॉर्ड और पनिशमेंट सेंटर्स कहाँ हैं। उन्होंने ना स्पेसिफिक एरियाज में हाइपोथैलेमस से इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया कि एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जी रिवॉर्ड सेंटर पे और एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जी पनिशमेंट सेंटर पे, ठीक है। अब दे मेक द मंकी पुल द लीवर, ठीक है, वो प्रेस कर रहा है लीवर को, ठीक है। लीवर को जब वो प्रेस करता है तो जब उसको सेंसेशन, अगर वो रिवॉर्ड वाले लीवर को प्रेस करता है तो उसको रिवॉर्डिंग फीलिंग आती है, ठीक है। तो ही विल कीप प्रेसिंग दैट रिवॉर्डिंग वाला लीवर, ठीक है। और अगर वो दूसरा लीवर प्रेस करता है जो कि पनिशमेंट सेंटर्स के साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, तो वो ही विल नॉट टच दैट लीवर बिकॉज उससे उसको फीलिंग आएगी पनिशमेंट की, ठीक है। और अगर उसको रिवॉर्डिंग फीलिंग आ रही है तो ही विल कीप ऑन प्रेसिंग द रिवॉर्डिंग वाला लीवर, ठीक है। दैट्स हाउ उन्होंने, ये नहीं कि उसको अच्छी फीलिंग होती थी जब वो रिवॉर्डिंग वाला जो लीवर था उसको प्रेस करता था, ठीक है। और अगर वो रिवॉर्ड दूसरा लीवर प्रेस करता था तो पनिशमेंट की तकलीफ होती होगी उसको, तो ही यूज्ड टू कंटिन्यू प्रेसिंग द रिवॉर्डिंग सेंटर्स, ठीक है। ये सब बस ये पढ़ना नहीं, याद नहीं करना आपने। तो मेजर रिवॉर्ड सेंटर्स जो हैं वो आपके लैटरल एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस। अच्छा, अब मजे की बात क्या है कि जो मेजर रिवॉर्ड सेंटर है वो लैटरल भी है और वेंट्रोमीडियल भी है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई है तो इट विल गिव अ सेंस ऑफ रेज एंड पनिशमेंट, और अगर वीक स्टिमुलाई है तो इट विल गिव अ सेंसेशन ऑफ रिवॉर्ड, राइट।
अब इतनी सारी कहानी के बाद उनको पता चला कि जी जो ज्यादा स्ट्रांगली स्टिमुलेट कर दोगे तो इट विल गिव अ सेंस ऑफ रेज एंड पनिशमेंट, और कम स्टिमुलेट करोगे तो इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ रिवॉर्ड। दूसरे रिवॉर्ड सेंटर्स कौन कौन से? सेप्टम है, एमिग्डाला यानी कि आपका लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया, बेसल टैगमेंटम और द बेसल सेफालॉन। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा, फिर पनिशमेंट सेंटर्स कौन कौन से? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस इन द मेसेंसेफेलॉन, पेरिवेंट्रिकुलर जोन ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। They are less potent punishment centers. Amygdala and hippocampus जो कि आपके लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है। Punishment and fear can take precedence over pleasure and reward, ठीक है। एमिग्डला और हिप्पोकैम्पस यानी कि जो लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है वो भी ये आपके पनिशमेंट सेंटर्स है, ठीक है। अगर आप उनको स्टिमुलेट करोगे तो द पर्सन विल फील गेट द फीलिंग ऑफ बीइंग पनिश्ड। अच्छा, इफ यू विल स्ट्रांगली स्टिमुलेट द पनिशमेंट सेंटर्स तो क्या होगा कि आपके कौन कौन से एरियाज को स्टिमुलेट करोगे? पेरिवेंट्रिकुलर जोन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड लैटरल हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो अब एक कैट का आपने पेरिवेंट्रिकुलर जोन और लैटरल हाइपोथैलेमस जब ज्यादा स्टिमुलेट किया तो क्या हुआ? द एनिमल विल डेवलप अ डिफेंसिव पोस्चर। बिल्ली को देखा कभी आपने गुस्सा करते हुए? ठीक है, बिल्ली फॉर एक डिफेंसिव पोस्चर में आ जाएगी। इट विल एक्सटेंड इट क्लॉज, पंजे खोल लेगी, दुम खड़ी कर लेगी। इट विल हिस एंड स्पिट करेगी एंड ग्राउल करेगी, ठीक है। एंड डेवलप पाइलोइरेक्शन, वाइड ओपन आईज एंड डायलेटेड प्यूपल्स, ठीक है। यानी कि ये रेज पैटर्न है। अगर आपने पेरिवेंट्रिकुलर जोन या लैटरल हाइपोथैलेमस को ज्यादा स्टिमुलेट कर दिया है तो द एनिमल विल डेवलप अ डिफेंस पोस्चर। कैसे? एकदम से डिफेंसिव पोस्चर में आ जाएगा, अपने पंजे खोल लेगा, दुम खड़ी कर लेगा। he will hiss, spit, growl और उसके बाल खड़े हो जाएंगे, आंखें वाइड ओपन हो जाएंगी और प्यूपल्स उसके डायलेट कर जाएंगे, ठीक है। Rage phenomena is held in check mainly by the inhibitory signals from the ventromedial nuclei of the hypothalamus and hippocampus, ठीक है। And anterior limbic system, anterior limbic cortex, especially the anterior cingulate gyrus and subclavicular gyrus। अच्छा, अब सारा वो तो कोई चीज रेज में नहीं रह सकती, ना बिल्ली ना इंसान, ठीक है। So this rage phenomena is kept in check by the inhibitory signals which are coming from the ventromedial nuclei of the hypothalamus and hippocampus, ठीक है। Anterior limbic cortex, especially in the, और जो आपका लिम्बिक कॉर्टेक्स है, लिम्बिक कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस साथ साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। सो रेज फिनोमेना जो है ना, दैट इज इनहिबिटेड बाय दीज एरियाज। अच्छा, अब अगर रिवॉर्ड सेंटर को आप स्टिमुलेट करोगे तो प्लेसिडिटी होगी और टेमनेस। टेमनेस का मतलब है कि जैसा आप कहोगे बंदा वही करेगा, चाहे वो जानवर है चाहे वो एनिमल है, आप जो उसको काम कहोगे वो करेगा। और प्लेसिड का मतलब है कि वो बहुत अच्छे मूड में रहेगा सारा, ठीक है। Then there is the effect of tranquilizers on the reward and punishment centers. Administration of a tranquilizer such as chlorpromazine inhibits both the reward and punishment centers, thereby decreasing the affective reactivity of the animal. Sure. यानी कि एक बंदे को ट्रैंकुलाइजर्स दिए, यानी कि ट्रैंकुलाइजर्स क्या होते हैं? जो आपको सेडेट करते हैं, मेडिसिन विच सेडेट यू। तो जब मेडिसिन आपको सेडेट करती हैं, अगर आप उनको दोगे पेशेंट को तो वो आपके रिवॉर्ड सेंटर भी इनहिबिट हो जाएंगे और पनिशमेंट सेंटर्स भी इनहिबिट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो अफेक्टिव रिएक्टिविटी है एनिमल्स की वो कम हो जाएगी, ना उसको बहुत गुस्सा आएगा, ना उसको बहुत ज्यादा मतलब कोई फीलिंग्स ही नहीं रहेंगी, ठीक है। उसको कोई फीलिंग्स ही नहीं रहेंगी, ना उसको बहुत कोई खुशी हो रही होगी, ना उसको कोई बहुत गुस्सा आ रहा होगा। इफेक्टिव जो सेंसेशंस हैं वो सप्रेस हो जाती हैं बाय गिविंग द ट्रैंकुलाइजर्स। रोल ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट ऑन लर्निंग एंड मेमोरी, ठीक है। मेमोरी आपको याद है कि आपने मेमोरी पढ़ी थी, मेमोरी हैबिचुएशन और सेंसिटाइजेशन का, पर क्या इफेक्ट है आपके रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का। अच्छा बच्चों, अब सोचो अपने बारे में, ठीक है, कि
हाँ, कि आपको जिस बात पे सजा मिली होगी वो चीज आपको याद रहेगी। हाँ, या जिस चीज पर आपको इनाम मिला होगा वो आपको अपने बचपन की चीज याद होगी, है ना, ऐसे ही होता है ना। सोचो आप लोग, जस्ट थिंक कि कौन सी बातें आपको अपने बचपन की बहुत अच्छी तरह से याद है। या तो किसी चीज पे सजा मिली है तो आपको वो बात याद होगी, या किसी चीज पे अगर आपको इनाम मिला होगा तो वो आपको याद होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब रिवॉर्ड, जब भी कोई सेंसरी स्टिमुलाई आता है, ठीक है, तो अगर वो रिवॉर्ड या पनिशमेंट के साथ एसोसिएटेड है तो वो आपको याद रह जाएगा। ठीक है, और अगर वो सेंसरी स्टिमुलस आपका रिवॉर्ड या पनिशमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है तो यू विल टेंड टू फॉरगेट इट। ठीक है, सिर्फ वही चीजें याद रह जाती हैं जो आपको रिवॉर्ड या आपको पनिशमेंट के साथ एसोसिएटेड होगी। अम्मी की डांट याद होगी कि अम्मी ने कब हैंगरों से मारा था। मैं अपने बेटे की बड़ी पिटाई करती हूँ, ठीक है, माशाल्लाह ही इज डूइंग सो वेल नाउ। फिर भी वो याद करता है कि अम्मी आप मुझे हैंगर से मारती थी। पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद जब मैं वापस आती थी ना और मुझे शिकायतें उससे मिलती थी तो उससे बड़ी पिटाई होती। ठीक है, तो याद रखो कि पेरेंट्स में जो डांटते डपटते हैं या इनाम देते हैं तो वो आपको अच्छी, ताकि आपको याद रहे वो बातें, राइट। सो आई विल स्टॉप हियर। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मेरे से। चैट ऑन कर देंगे बच्चों के साथ, प्लीज चैट ऑन कर दें बच्चों के साथ मेरी। जी बच्चों, कोई सवाल जल्दी से पूछ लो। सेशन होगा होगा, फिक्र ही नहीं करो, बस इंशाल्लाह कॉलेज खुलने वाले हैं, कोरोना कम हो गया है और इंशाल्लाह कॉलेज जो है मिड जुलाई से या ईद के बाद से इंशाल्लाह इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे आप, और फिर आपके दबा के सेशंस होंगे। पढ़ा तो हमने आपको सारा कुछ लिया है, आपके टिका के सेशंस होंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखो। ठीक है बच्चों, तो आप ये ना समझो कि जी इम्तिहान नहीं हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह हमारा कोरोना कम हो रहा है एंड मिड जुलाई नहीं तो इंशाल्लाह ईद के तो फौरन बाद कॉलेज खोल जाएंगे और आपके फिर इतने सेशंस होंगे कि बस फिर आप पढ़ते रहोगे, इम्तिहान देते रहोगे। पढ़ा तो हमने आपको सब कुछ दिया है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी से, यू हैव 2 मिनट्स। कोई अपनी मेमोरी बता दो जिसमें आपको बचपन में डांट पड़ी और वो आपको वो इंसिडेंट आपको अभी तक याद हो, या आपको किसी चीज पे इनाम मिला हो बचपन में और आपको अभी तक याद हो। कोई मेमोरी ऐसी, ना आपको डांट पड़ती थी ना आपको इनाम मिलता था, ये कैसे हो सकता है। हाँ तो देखो, जो जो इंसिडेंस हुआ था वो या मेमोरी के उसके साथ या कोई रिवॉर्ड होगा या पनिशमेंट, इसलिए याद रखोगे, इसलिए आपको अभी भी याद होगा। पनिशमेंट, हाँ। और जब आप जाओगे ना, जब सीनियर क्लासेस में, फिर आपको पता याद होगा कि मैडम ने जी खड़ा कर दिया था, हमें सजा दी थी, पनिशमेंट दी थी। और आपको वो चीज याद रहेगी किस बात पे पनिशमेंट मिली थी। हाँ, क्या चीज गुम हो गई थी। हाँ अच्छा, ओके, आप गुम हो गए थे तो वो भी आपको तो पनिशमेंट ही हुई ना, समझो। इसलिए बैड मेमोरीज थी ना, मतलब उसके साथ एसोसिएशन थी, यू नो, तो दैट्स व्हाई यू स्टिल रिमेम्बर इट। हाँ हाँ, ठीक है, गुड। हम्म, ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि देखो हायर ब्रेन फंक्शंस भी खत्म हो रहे हैं। बस आपके सिर्फ स्पेशल सेंसेस और जीआईटी जो इंशाल्लाह हम आपको जल्दी खत्म करा देंगे मिड जुलाई तक। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको
आते ही आपके इम्तिहान शुरू हो जाएंगे। तैयारी पकड़ो बस, आप आ जाओगे इंशाल्लाह। ईद के बाद तो डेफिनेटली इंशाल्लाह आ जाओगे, ठीक है। चलो ओके बच्चों, मेरे ख्याल में टाइम हो गया है। खुदा हाफिज, सी यू ऑन मंडे।
अच्छा बच्चों, सो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं क्योंकि आपकी नेक्स्ट टीचर अभी तक आई नहीं है। तो अब हम विल डिस्कस अबाउट, अभी जो हमने डिस्कस कर लिया कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, और लिम्बिक सिस्टम के सारे जो फंक्शंस हैं वो कनेक्टेड हैं, मोस्टली दे आर कनेक्टेड विद हिप्पोकैम्पस, ठीक है। वही बिहेवियर, मोटिवेशनल पैटर्न, एंडोक्राइन फंक्शंस, वेजिटेटिव फंक्शंस, ये सारे के सारे हिप्पोकैम्पस के भी हैं और आपके हाइपोथैलेमस के। बेसिकली दिस से कि हाइपोथैलेमस इज कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ द हिप्पोकैम्पस, ठीक है, ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है। अब हिप्पोकैम्पस जो है वो आपके लिम्बिक कॉर्टेक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये देखो, ये आपका लिम्बिक कॉर्टेक्स है और ये सब कॉर्टिकल एरियाज हैं, ठीक है। इसमें ये पड़ा हुआ है आपका हिप्पोकैम्पस, ठीक है, राइट। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका हिप्पोकैम्पस है, राइट। ये आपका हिप्पोकैम्पस है और हिप्पोकैम्पस से पहले ये आपका एमिग्डाला है, राइट। सो हिप्पोकैम्पस क्या कर रहा है, व्हाट इज इट डूइंग? इट लाइज इन द मोस्ट मीडियल पोर्शन ऑफ टेम्पोरल लोब कॉर्टेक्स, ठीक है। ये देखो, ये आपकी टेम्पोरल लोब है, ठीक है, जिसे आप टेम्पोरल लोब, और यहाँ पे इसका जो मोस्ट मीडियल पार्ट है ये उधर आपका हिप्पोकैम्पस है, ठीक है। एनाटॉमी याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बस आपको पता होना चाहिए इस पार्ट का ये फंक्शन है, दैट्स इट, ठीक है। सो sensory stimuli causes activation of hippocampus, which in turn send output signals through fornix to anterior thalamus, hypothalamus, or other parts of limbic system, ठीक है। Thus, hypothalamus is a channel through which incoming sensory signals can initiate behavioral reactions, right? So, जब भी कोई सेंसरी सिग्नल आएगा तो दिस विल कॉज एक्टिवेशन ऑफ द हिप्पोकैम्पस, जो कि देन इट विल सेंड सिग्नल्स वाया फॉर्निक्स टू एक एंटीरियर थैलेमस को और दूसरे हाइपोथैलेमस को। मैं आपको दिखा देती हूँ। सो अगर कोई भी सेंसरी सिग्नल आया नीचे से सेंडिंग ट्रैक से और इट्स स्टिमुलेट्स योर हिप्पोकैम्पस, तो हिप्पोकैम्पस जो है देन वाया यहाँ पे एक फॉर्निक्स होगा जिसके थ्रू ये सिग्नल, इट विल सेंड सिग्नल्स टू द hypothalamus and the anterior nuclei of the thalamus, ठीक है। इन दो जगहों पर ये अपने सिग्नल्स भेजेगा। कहाँ भेजेगा? हाइपोथैलेमस को या एंटीरियर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस को, ठीक है। सो and to other parts of the limbic system. So whenever hippocampus is stimulated by sensory signals, so the hippocampus will send signals to anterior thalamus, to hypothalamus and to other parts of limbic system, ठीक है। And then इसका मतलब है कि जो sensory stimuli हमारे पास आ रहे हैं, we are the sensory stimuli we are receiving, the limbic system का जो part which is sensitive to these, which is stimulated by these sensory stimuli, that is actually is responsible for the for our behavioral reactions। कि हम उस सेंसरी स्टिमुलाई को, लेट्स से अगर हमें कोई बहुत अच्छी सी चीज हमें नजर आती है, लेट्स से तो बहुत खूबसूरत सा गार्डन है, ठीक है, तो वो सेंसरी सिग्नल्स हमारे वाया स्पेशल सेंसेस हमारे, वी आर सीइंग समथिंग, तो वो सेंसरी सिग्नल्स जो है ना वो हमारे हिप्पोकैम्पस में भी जाएंगे। तो हिप्पोकैम्पस में जब वो जाएंगे तो वो फिर हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिम्बिक कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेंगे और हम वी विल फील हमारा बिहेवियर, हम उसको देख के खुश हो जाएंगे या हम उसको देख के सैड हो जाएंगे या हम उसको देख के जल जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा जो सेंसरी सिग्नल जो आते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, वो हमारे अफेक्टिव बिहेवियर को कैसे शो करते हैं, वो वाया हिप्पोकैम्पस शो करते हैं, ठीक है। कि हम उसको देख के खुश होंगे या सैड हो जाएंगे, ठीक है। सो ये कहानी है, ठीक है। यानी कि हमें कोई भी जो सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर कोई पेन के आ रहे हैं या टच के आ रहे हैं, वो प्लेजेंट टच है या नहीं है, जैसे किसी आपके दोस्त ने आपको थप्पड़ लगा दिया साथ बैठे हुए और आपको जैसे ही सेंसरी सिग्नल आपके ब्रेन में गया तो वो आपके हिप्पोकैम्पस में जाएगा
और अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा फौरन आपका इंस्टेंट बिहेवियर क्या होगा, मत करो यार, मत मुझे तंग करो, ठीक है। तो ये आपके हिप्पोकैम्पस जो है ना वो आपका सेंसरी सिग्नल आपके लिम्बिक कॉर्टेक्स को ले जाएगा ताकि आपके बिहेवियर डिटरमिन करेगा कि जो सेंसरी सिग्नल्स आपको आ रहे हैं आपको बिहेव कैसे करना है। एक तो आपको सेंसरी सिग्नल्स आ रहे हैं कि जी आपने अब रिएक्ट कैसे करना है, चलना है, फिरना है, भागना है, दूर हट जाना है उस सेंसरी सिग्नल से या नजदीक चले जाना है, या लेकिन उस सेंसरी सिग्नल को अप्रिशिएट करना है या नहीं अप्रिशिएट करना, उसको रिवॉर्डिंग समझना है या पनिशमेंट समझना है, वो आपका हिप्पोकैम्पस आपको बताएगा, ठीक है। The hippocampus has numerous but mainly indirect connections with the cerebral cortex, amygdala, hypothalamus, septum and mammillary bodies, ठीक है। ये सब याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ही पता चाहिए हिप्पोकैम्पस के ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी कनेक्शन है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हिप्पोकैम्पस का कनेक्शन जो है एमिग्डाला से भी है, ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी है, थैलेमस से भी है, हाइपोथैलेमस से भी है, सेप्टम से भी है, सबसे कनेक्टेड है, मेमोरी बॉडी से भी कनेक्टेड है। ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो कनेक्शन है ये इनडायरेक्ट कनेक्शन थे। अच्छा, फंक्शंस ऑफ हिप्पोकैम्पस। अब फिर हिप्पोकैम्पस करता क्या है, बिहेवियरल फंक्शंस, प्लेजर, रेज, पैसिविटी, एक्सेसिव सेक्स ड्राइव, ठीक है। नंबर 2 इसका सेकेंड सा इफेक्ट है ऑन द मेमोरी, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी विच इज कॉल्ड डेक्लरेटिव मेमोरी, ठीक है। नंबर 4 क्या फंक्शंस है, क्या, इट हेल्प्स इन मेकिंग द डिसीजन which memories need to be consolidated, right? अब ये important है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हिप्पोकैम्पस के क्या फंक्शंस हैं। नंबर 1 क्या फंक्शन है, बिहेवियरल बिहेवियर में क्या है, प्लेजर भी है, रेज भी है, पैसिविटी भी है एंड एक्सेसिव सेक्स ड्राइव। ये सारे जो फंक्शंस भी आपके हिप्पोकैम्पस के हैं, ठीक है। सो बिहेवियरल कौन से फंक्शंस हैं आपके हिप्पोकैम्पस के, प्लेजर, रेज, पैसिविटी एंड एक्सेसिव सेक्स ड्राइव। पैसिविटी का मतलब तो पैसिव हो जाना, हर चीज को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, मुझे कुछ ना कहो, मुझे कुछ ना बताओ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है हिप्पोकैम्पस का, मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी की कंसोलिडेशन इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये फंक्शन है आपके हिप्पोकैम्पस का, ठीक है, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, ये फंक्शन है आपके हिप्पोकैम्पस। तो बिहेवियरल फंक्शन है, मेमोरी का फंक्शन है। दूसरे मेमोरी का ये काम भी वो करता है कि जी कौन से मेमोरी को कंसोलिडेट करना है और कौन से मेमोरी को इग्नोर करना है, ठीक है। सो हिप्पोकैम्पस के फंक्शंस आपको आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी पे खास तौर पे इसका क्या रोल, बिहेवियर में तो रोल है ही है, मेमोरी में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और इसका ये डिसाइड भी करेगा, इट विल हेल्प इन डिसाइडिंग कि कौन सी मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखना है और कौन सी मेमोरी को इग्नोर करना है, ठीक है। Another important feature of hippocampus is that it can become hyperexcitable, ठीक है। So अगर हिप्पोकैम्पस हाइपर एक्साइटेबल हो जाए, लेट्स से एक वीक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से भी इसको स्टिमुलेट किया जाएगा तो द पर्सन विल एक्सपीरियंस इलेप्टिकल सीजर्स, ठीक है, राइट। इसके अंदर बंदे को इलेप्टिकल एपिलेप्टिक सीजर्स, झटके लगने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज़ पेशेंट्स जो होते हैं इनको बहुत फिट्स पड़ रहे होते हैं, तो फिर वो इनको कहते हैं कि जी ये हिप्पोकैम्पस के इस एरिया को एब्लेट कर दो, यानी कि रिमूव कर दो, ताकि क्योंकि वेरी स्लाइट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वहाँ पे हिप्पोकैम्पस की, that will result into epileptical
एपिलेप्टिक सीजर्स, ठीक है। सो हिप्पोकैम्पस के क्या क्या फंक्शंस हैं? बिहेवियरल फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें प्लेजर है, रेज है, पैसिविटी है, एक्सेस सेक्स ड्राइव भी है, ठीक है। दूसरे मेमोरी है, ये इट हेल्प्स इन कंसोलिडेटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, और दैट इज आल्सो कॉल्ड डिक्लेरेटिव। हिप्पोकैम्पस डिसाइड करता है कि कौन सी मेमोरी को हमने कौन सी मेमोरी को कंसोलिडेट करना है, कौन सी मेमोरी हमने याद रखनी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। अगर हल्का सा भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होगा तो क्या होगा कि फोकल एपिलेप्टिकल सीजर्स यानी झटके बंदे को लगना शुरू हो जाते हैं, फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हिप्पोकैम्पस के सिर्फ 3 नर्व सेल लेयर्स होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना कि हिप्पोकैम्पस के सिर्फ देयर आर ओनली 3 नर्व सेल लेयर्स हैं, राइट। सो ये आप याद कर लो। Therefore, if the hippocampus signals that a neuronal input is important, the information is likely to be committed to memory, ठीक है। ठीक है, सो बिहेवियर में को इन्फ्लुएंस कर रहा है हिप्पोकैम्पस, मेमोरी को, कौन सी मेमोरी रखनी है, कौन सी मेमोरी नहीं रखनी है, ठीक है। तो जो मेमोरी इंपॉर्टेंट है वो उसको कंसोलिडेट कर देता है एंड बाकी इट रिजेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द मेमोरीज। फिर ये है कि बहुत हाईली एक्साइटेबल एरिया है और अगर माइल्ड से एक्साइटेशन भी होता है तो पेशेंट विल गेट एपिलेप्टिक सीजर्स, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बेटा अभी वो नेक्स्ट टीचर आए नहीं है। मैम आ गए? हाँ आ गए हैं जी मैम आ गए। तो बेटा आप मुझे बता दो ना। मैम वो अभी मैंने बताया वो। चलो ओके ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम।